महाराणा कुंभा के शासनकाल को हम 3 भागों में विभाजित करते हुए पढ़ेंगे। ये 3 भाग रहेंगे। एक तो रहेगा युद्ध और संधियों से संबंधित, दूसरा रहेगा स्थापत्य कला से संबंधित, और तीसरा भाग रहेगा सांस्कृतिक विकास या सांस्कृतिक उन्नति या सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित। तो यहां सबसे पहले हम बात करेंगे युद्ध और संधियों से संबंधित भाग के बारे में। लेकिन यहां युद्ध और संधियों की बात करूं तो उससे पहले पिछला पार्ट यानी पार्ट 4 में मैंने जहां स्टॉप किया था, तो वहां थोड़ा बहुत एक बार मैं लिंक कर देता हूं, थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूं, ताकि जब हम आगे पढ़े तो आगे की सारी घटनाएं हमको समझ में आती रहे। और अगर पिछला पार्ट कुछ स्टूडेंट्स जो ये पार्ट 5 देख रहे हैं उन्होंने अगर पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स जरूर देख लें, क्योंकि बिना पिछले पार्ट्स देखे हुए हो सकता है या समझ में आ जाए, लेकिन इतना मजा आपको नहीं आएगा जब तक आप पिछली घटनाओं को नहीं देखेंगे। तो लास्ट पार्ट में हमने देख लिया था कि सन 1433 ईस्वी में कुंभा के जो पिता थे महाराणा मोकल, उनकी हत्या कर दी गई थी। किनके द्वारा? चाचा और मेरा, और चाचा और मेरा का सहयोगी था महपा पवार। तो जब महाराणा मोकल की हत्या जिस कैंप में की जा रही थी तो वहीं पर कुंभा थे। तो कुंभा को सिसोदिया सरदारों ने सुरक्षित वहां से निकाला और चित्तौड़ के दुर्ग में लेकर आ गए, और सन 1433 ईस्वी में मात्र 10 वर्ष की आयु में कुंभा का चित्तौड़ में राज्याभिषेक कर दिया गया था। अब इसके बाद थोड़ा बहुत हमने और डिस्कशन कर लिया था पिछले पार्ट में। यहां पर अब मैं आ जाता हूं युद्ध से संबंधित। यहां मैं एक एक पॉइंट लेता चलूंगा और उस पॉइंट से संबंधित जो भी बातें होंगी उन सबको जोड़ता हुआ चलूंगा। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं सारंगपुर के युद्ध की। सारंगपुर का युद्ध हुआ था सन 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य, जिसमें महाराणा कुंभा विजयी रहे थे। और सारंगपुर जो जगह आती है वो आती है मध्य प्रदेश में। अब इस युद्ध का कारण क्या था, उस कारण को हम समझते हैं। तो देखो, इस युद्ध के 2 कारण बताए जाते हैं, जिसमें जो पहला कारण अभी मैं आपको बताऊंगा वो ज्यादा प्रभावी कारण माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर इतिहासकार इसी कारण को लेकर चलते हैं। क्या कारण था कि महाराणा कुंभा के जो पिता थे महाराणा मोकल, उनके हत्यारे थे चाचा और मेरा, और चाचा और मेरा का साथ देने वाला व्यक्ति था महपा पवार। तो महाराणा कुंभा ने चाचा और मेरा की तो हत्या करवा दी थी, लेकिन उनका जो सहयोगी था, उनका जो साथी था महपा पवार, वो अपनी जान बचाकर कहां भाग गया था? मालवा के शासक महमूद खिलजी के पास में। अब महाराणा कुंभा को जब ये पता चला तो उन्होंने महमूद खिलजी को पत्र लिखा और ये कहा कि आप महपा पवार को मुझे सौंप दीजिए। लेकिन महमूद खिलजी ने महपा पवार को महाराणा कुंभा को देने से मना कर दिया। इसी कारण नाराज होकर महाराणा कुंभा ने मालवा पर आक्रमण कर दिया और सन 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी को पराजित कर दिया। और महमूद खिलजी को पराजित करके उसको 6 महीने तक बंदी बनाए रखा। कुछ इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महमूद खिलजी को बंदी नहीं बनाया गया था। अभी थोड़ा मैं इसी पॉइंट पर वापस आऊंगा, लेकिन पहले दूसरे कारण को और बता देता हूं। सारंगपुर के युद्ध का दूसरा एक कारण और बताया जाता है। वो कारण क्या है कि मालवा में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए थे। कैसे? मालवा का शासक था होशंग शाह, और होशंग शाह की जब मृत्यु हुई तो उसका जो पुत्र था उमर खां, वो मालवा का अगला शासक बना। लेकिन महमूद खिलजी ने क्या किया? उमर खां को गद्दी से हटाकर स्वयं मालवा का शासक बन गया। तो उमर खां ने महाराणा कुंभा से सैनिक सहायता मांगी और महाराणा कुंभा ने उमर खां की सहायता के लिए मालवा पर आक्रमण कर दिया। ये 2 कारण बताए जाते हैं, लेकिन पहला जो कारण है महपा पवार से संबंधित, ज्यादातर इतिहासकार उसी को मानते हैं। चलो, ये युद्ध हो गया सारंगपुर का युद्ध। महाराणा कुंभा विजयी रहे और महाराणा कुंभा ने जीतने के बाद 6 महीने तक महमूद खिलजी को बंदी बनाए रखा। और यहां इस सारंगपुर के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में, विजय की खुशी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ, या जिसको हम विक्ट्री टावर कहते हैं, उसका निर्माण करवाया। देखो, विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर के बारे में मैं अभी जब स्थापत्य कला का जो पार्ट शुरू करूंगा वहां डिस्कशन करूंगा। अभी हम कंटिन्यू युद्ध को लेकर चलेंगे, क्योंकि होगा क्या, बीच बीच में अगर मैं स्थापत्य कला का पार्ट ले लूंगा तो एक रिदम सी टूट जाएगी। अब देखो, यहां महाराणा कुंभा ने क्या किया? 6 महीने तक महमूद खिलजी को बंदी बनाए रखा, लेकिन बाद में महमूद खिलजी को छोड़ दिया, उसको रिहा कर दिया। और उसको रिहा किए जाने को लेकर कर्नल जेम्स टॉड और राजस्थान के जो इतिहासकार हुए गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन दोनों ने ही कहा है कि महमूद खिलजी को छोड़ा जाना महाराणा कुंभा की राजनीतिक अदूरदर्शिता थी। अदूरदर्शिता मतलब महाराणा कुंभा ने ज्यादा दूर तक का विचार नहीं किया कि भैया आप जिस व्यक्ति को छोड़ रहे हो तो हो सकता है ये कल फिर वापस अपनी सेना संगठित करे या दूसरे राज्यों के राजाओं से या शासकों से मिले और आपके विरुद्ध षड्यंत्र करे। तो यहां महाराणा कुंभा ने जब महमूद खिलजी को छोड़ दिया, रिहा कर दिया, तो उसने यही किया। उसने क्या किया? गुजरात का जो शासक था कुतुबुद्दीन शाह,
उसके साथ में संधि की सन 1456 ईस्वी में, जिसको कहा गया चंपानेर की संधि। देखो, महाराणा कुंभा जब शासक बने थे उस समय गुजरात का जो शासक था वो अलग था, लेकिन बाद में गुजरात में भी राजनीतिक परिवर्तन हुए। महाराणा कुंभा सन 1433 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने थे। उस समय जो गुजरात का शासक था वो था अहमद शाह, वही अहमद शाह जिसने मेवाड़ पे चढ़ाई शुरू कर दी थी। और उसका सामना करने के लिए महाराणा कुंभा के पिता महाराणा मोकल झीलवाड़ा स्थान पर गए थे। झीलवाड़ा हमने देख लिया था कि मेवाड़ का दक्षिणी भाग आता है, और झीलवाड़ा की नाड़ भी हम जानते हैं। नाड़ क्या होती है कि जो अरावली सीरीज है, अरावली श्रृंखला है, उसमें तंग घाटियां या सकरे रास्ते होते हैं जिनको हम नाड़ या दर्रे कहते हैं। तो झीलवाड़ा स्थान पर महाराणा मोकल की हत्या कर दी गई थी। तो 1433 ईस्वी में तो गुजरात का शासक कौन था? अहमद शाह। लेकिन बाद में जब चंपानेर की संधि हुई, महमूद खिलजी ने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के साथ वो संधि की थी, तो इस समय गुजरात का शासक बन गया था कुतुबुद्दीन शाह। अब दोनों ने संधि कर ली, किस लिए की कि दोनों हम मिलकर, कौन दोनों? महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह, कि हम दोनों मिलकर इस पे मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे, और मेवाड़ का एक हिस्सा तो आप ले लेना, यानी कुतुबुद्दीन शाह रख लेगा, और एक हिस्सा मैं ले लूंगा, यानी कि महमूद खिलजी रख लेगा। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इन दोनों ने आक्रमण किया और दोनों को ही पराजित होना पड़ा था। हालांकि यहां पर इनकी पराजय का विरोध किया एक इतिहासकार हुए हैं फरिश्ता। उन्होंने क्या कहा है कि महाराणा कुंभा को इन दोनों ही शासकों से, महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह से पराजित होना पड़ा था, और बाद में महाराणा कुंभा ने इनको बहुत सारा धन दिया, जिसके बदले इन दोनों की सेनाएं वापस लौटी थी। लेकिन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और रसिक प्रिया की टीका, इन दोनों स्त्रोतों से हमको पता चलता है कि महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह दोनों को पराजित कर दिया था। हमको जानकारी मिलती है कि पहले तो कुतुबुद्दीन शाह मेवाड़ से पराजित होकर लौटा, और उसके बाद महमूद खिलजी को भी महाराणा कुंभा ने पराजित किया। महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के मध्य ये जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था सन 1457 में, जिसको कहा गया बदनौर का युद्ध, और बदनौर आता है वर्तमान में भीलवाड़ा में। तो 1457 के बदनौर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को पराजित किया, और यहां पर बदनौर में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। तो एक तो ये इस युद्ध से संबंधित जानकारी हो गई कि गुजरात के साथ कैसे संघर्ष रहा, मालवा के साथ कैसे संघर्ष रहा। अब इसके बाद हम चलते हैं नागौर की ओर, और महाराणा कुंभा ने नागौर पर भी आक्रमण किया था। क्या कारण था? ध्यान देना कि नागौर का जो शासक था वो था फिरोज खान, और फिरोज खान की मृत्यु के बाद नागौर का जो अगला शासक बना उसका पुत्र था शम्स खान। लेकिन शम्स खान का जो भाई था मुजाहिद खान, उसने अपने भाई शम्स खान को गद्दी से हटाकर और स्वयं को नागौर का शासक बना लिया। और यहां पर मुजाहिद खान की हेल्प की थी, मुजाहिद खान की सहायता की थी गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह ने। तो देखो, शम्स खान जब गद्दी से हटा तो शम्स खान ने महाराणा कुंभा से हेल्प मांगी, सहायता मांगी, और महाराणा कुंभा ने उसकी सहायता देकर मुजाहिद खान को गद्दी से हटाया और शम्स खान को वापस नागौर का शासक बनाया। अब यहां शम्स खान को जब नागौर का शासक बनाया गया था तो महाराणा कुंभा और शम्स खान के बीच में एक संधि हुई थी। वो संधि क्या थी? संधि ऐसी थी कि महाराणा कुंभा के अनुसार शम्स खान नागौर के किले की मरम्मत नहीं करवा सकता था। जो भी युद्ध हुए थे उन युद्धों के दौरान नागौर का जो किला क्षतिग्रस्त हो गया था, तो शम्स खान संधि के तहत नागौर के किले की मरम्मत नहीं करवा सकता था। लेकिन शम्स खान ने शासक बनने के बाद महाराणा कुंभा के साथ की गई संधि का उल्लंघन किया, जिसके कारण महाराणा कुंभा नाराज हुए और महाराणा कुंभा ने नागौर पर आक्रमण कर दिया। अब देखो, इस आक्रमण के संबंध में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से हमको जानकारी मिलती है। वैसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में मैं बात करूंगा अभी स्थापत्य कला पर जब हम पहुंचेंगे, काफी डिटेल से आपको बताऊंगा। अभी आप समझ लेना कि यान महाराणा कुंभा ने जब नागौर पर आक्रमण किया तो इसकी जानकारी हमको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलती है। और इस संबंध में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति क्या कहती है कि महाराणा कुंभा ने नागौर के किले को तुड़वा दिया, वहां खाई बनाकर उस खाई को भरा दिया। इसके अलावा हाथियों और घोड़ों को छीन लिया और वहां पर इस नागौर को चारागाह में, चारागाह यानी चरने की भूमि, चारागाह में बदल दिया। तो ये नागौर को लेकर महाराणा कुंभा का आक्रमण था। अब ये युद्ध तो हो गई, युद्ध के बाद एक बार मैं बात कर लेता हूं संधि, और मैं बात करने वाला हूं आवड़ बावड़ की संधि, जो कि महाराणा कुंभा और राठौड़ वंश के जो शासक थे राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर नगर बसाया था सन 1459 में, 1459 में, और जिन्होंने मेहरानगढ़, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था।
तो ये आवड़ बावड़ की संधि हुई थी महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच में। क्या था कारण, थोड़ा सा इस पर हम ध्यान देते हैं। वापस थोड़ा सा पीछे की ओर में चलता हूं कि सन 1433 ईस्वी में जब महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने थे तो उनके सामने कुछ समस्याएं थी। एक तो चाचा मेरा जो उनके पिता के हत्या थे, महपा पवार की समस्या थी, और बाद में रणमल राठौड़ की भी समस्या थी, क्योंकि उनके जो मामा थे महाराणा मोकल के मामा रणमल राठौड़, उन्होंने क्या किया था, मेवाड़ में राठौड़ों का वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया था और सिसोदियाओं की सत्ता को धीरे 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 सिसोदियाओं को ऊंचे पदों से हटाना शुरू कर दिया था। काफी डिटेल से पिछले पार्ट में, पार्ट 4 में मैंने आपके साथ में डिस्कशन कर लिया था। तो यहां पर महाराणा कुंभा ने चाचा और मेरा से तो कर लिया, आपने उस समस्या को तो सॉल्व कर लिया, उनकी हत्या करवा दी थी। और बाद में मैंने आपको यह भी बताया था कि सन 1438 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने या सिसोदिया सरदारों ने षड्यंत्र करके रणमल राठौड़ की भी हत्या करवा दी थी। अब जब रणमल राठौड़ की हत्या करवाई गई तो उनके जो पुत्र थे राव जोधा, वो अपनी जान बचाकर भागे और महाराणा कुंभा ने निरंतर लगातार अपनी सेनाएं राव जोधा के पीछे लगाई हुई थी, क्योंकि महाराणा कुंभा ये नहीं चाहते थे कि राव जोधा वापस अपनी सेना संगठित करें, वापस राठौड़ों को इकट्ठा करें और ये मेवाड़ के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए राव जोधा के पीछे उन्होंने निरंतर अपनी सेना लगाए रखी। लेकिन बाद में महाराणा कुंभा की जो दादी थी, जो उनकी दादी सा थी और राव जोधा की क्या लगती थी, बुआ, तो हंसाबाई जिनका नाम था, तो हंसाबाई ने मध्यस्थता की और हंसाबाई ने महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच में एक संधि करवाई और उस संधि का नाम था आवड़ बावड़ की संधि। और इस संधि के द्वारा मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ। मतलब यह तय हुआ कि कहां कहां तक तो मेवाड़ की सीमा रहेगी और कहां कहां तक मारवाड़ की सीमा रहेगी। मारवाड़ जो कि राठौड़ों का शासन केंद्र हुआ करता था, शासन का क्षेत्र हुआ करता था। और मारवाड़ के बाद हम बाद में बात करेंगे जब हम रियासत, मारवाड़ रियासत के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये आवड़ बावड़ की संधि हुई। अब देखो, राव जोधा ने जब महाराणा कुंभा के साथ में संधि की तो राव जोधा ने मेवाड़ के साथ यानी महाराणा कुंभा के साथ अच्छे रिश्ते स्थापित करने के लिए, अच्छे रिलेशन स्थापित करने के लिए अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ में करवा दिया। और इसकी जानकारी हमको मिलती है घोसुंडी की बावड़ी पर, एक प्रशस्ति लगी हुई है वहां पर। ये घोसुंडी की जो बावड़ी बनवाई थी ये श्रृंगार देवी ने ही बनवाई थी। अब ये तो हमने बात कर ली युद्ध और संधियों के बारे में। अब इसके बाद में आ जाता हूं स्थापत्य कला से संबंधित। स्थापत्य कला के संबंध में देखो, महाराणा कुंभा के शासनकाल में स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ। इसी के कारण हम महाराणा कुंभा के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। स्थापत्य कला का मतलब होता है जैसे किले बनाना या दुर्ग बनाना, तो ये सारा स्थापत्य कला के अंदर आता है। एक कवि हुए हैं राजस्थान के श्यामल दास, उन्होंने लिखा है वीर विनोद। वीर विनोद में राजस्थान के इतिहास के बारे में बहुत जानकारी है। तो वीर विनोद में उन्होंने बताया कि मेवाड़ में टोटल 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग अकेले महाराणा कुंभा ने ही बनवाए थे। तो इसका मतलब महाराणा कुंभा के द्वारा बहुत से दुर्गों का निर्माण करवाया गया। और केवल दुर्ग ही नहीं, इसके अतिरिक्त जैसे विजय स्तंभ के बारे में भी और काफी मंदिर भी थे, उन मंदिरों का भी निर्माण करवाया। तो एक एक करके हम सभी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूं विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर, इसके बारे में और इसके नाम अभी बताऊंगा। देखो, अभी थोड़ी देर पहले जब युद्ध की बात चल रही थी तो मैंने आपको ये बताया कि सन 14 में महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी, मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित किया था और उस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो यहां विजय स्तंभ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये जो आपको इमेज दिख रही है ये विजय स्तंभ है और इसको हम विक्ट्री टावर भी बोलते हैं। विक्ट्री का मतलब विजय या जीत, ये इंग्लिश वर्जन है विक्ट्री। या इसके अतिरिक्त ये देखो, इसको विष्णु ध्वजगढ़ भी बोलते हैं, भगवान विष्णु को समर्पित है। महाराणा कुंभा जो थे वो भगवान विष्णु के भक्त थे। विष्णु ध्वजगढ़ भी बोलते हैं, मूर्तियों का अजायब घर भी बोलते हैं, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी इसको कहा जाता है। अब यहां इसके बारे में मैं कुछ भी रटवाऊंगा नहीं, सारी चीजें सामने दिख रही हैं, देखते हुए सारी चीजें आपको बताऊंगा। एक तो ध्यान रखना, इसका जो निर्माण करवाया था सन 1440 ईस्वी से और 1448 ईस्वी तक कराया था। ये बिल्डिंग टोटल 9 मंजिला है, 9 मंजिला इमारत है और इसकी हाइट आप अगर नापेंगे तो 120 फीट है। कुछ जगह हमको 122 फीट भी देखने को मिलती है। इसमें टोटल 157 सीढ़ियां हैं और इसके आधार की जो चौड़ाई है वो है 30 फीट। कुछ और बातें करते हैं। राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड, और कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में कहा है कि
कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर कुतुब मीनार से बेहतर है। कुतुब मीनार क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो विजय स्तंभ के बगल में आपको ये मीनार दिख रही है, ये कुतुब मीनार है। और कुतुब मीनार कहां पर है, दिल्ली में है। ये नॉर्मल सामान्य सी बात है, हम सभी जानते हैं। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य शुरू करवाया था वो गुलाम वंश के शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और उन्होंने इसकी केवल एक ही मंजिल बनवाई थी। बाद में फिर गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया था, और फिर बाद में इस पर जब आसमानी बिजली गिरी थी तो ये क्षतिग्रस्त हो गया था। तो फिर तुगलक वंश के शासक थे फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने इसके क्षतिग्रस्त भाग को ठीक करवाया और इसकी एक अतिरिक्त मंजिल का और निर्माण करवा दिया। कहने का मतलब कुतुब मीनार जो है ये 5 मंजिला इमारत है। थोड़ी सी हम एक बार तुलना कर लेते हैं इसकी विजय स्तंभ के साथ में। देखो कुतुब मीनार 5 मंजिला है, विजय स्तंभ जो है वो 9 मंजिला है, लेकिन कुतुब मीनार की जो हाइट है वो विजय स्तंभ की हाइट से ज्यादा है। कुतुब मीनार की हाइट है 239.5 फीट, जबकि विजय स्तंभ की हाइट कितनी है, 120 फीट, या कुछ जगह हमको 122 फीट भी देखने को मिलता है। लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से बेहतर क्यों माना है? क्योंकि देखो कुतुब मीनार की हाइट भले ही विजय स्तंभ से ज्यादा है, लेकिन विजय स्तंभ की जो कलाकारी है, जो उसका आर्किटेक्चर है, वो कुतुब मीनार से अच्छा है। इसके अलावा कुतुब मीनार के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इस बिल्डिंग का ये जो नाम पड़ा है कुतुब मीनार, तो इसके नाम को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था, इसीलिए उसके नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा। जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और उनके नाम पर ही इस मीनार का नाम कुतुब मीनार पड़ा था। खैर जो भी कारण रहा हो, वापस हम विजय स्तंभ पर लौट कर आ जाते हैं। तो विजय स्तंभ के बारे में हमने देख लिया कि टोटल ये 9 मंजिला इमारत है, और यहां इसकी जो तीसरी मंजिल है उस पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। इसके अलावा ध्यान रखना कि एडगर फर्ग्यूसन ने कुतुब मीनार की तुलना रोम के टार्जन से की है। ठीक है, क्या आपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का सिंबल देखा है, लोगो देखा, उनका प्रतीक चिन्ह देखा है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस, इन दोनों के ही प्रतीक चिन्ह में विजय स्तंभ है। और विजय स्तंभ राजस्थान की पहली ऐसी इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था। कब हुआ था डाक टिकट जारी? 15 अगस्त सन 1949 को। कुछ और बातें आप ध्यान रखना विजय स्तंभ के बारे में, कि विजय स्तंभ पर एक बार आसमानी बिजली गिर गई थी मेवाड़ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह के समय। तो आसमानी बिजली गिरने से यह क्षतिग्रस्त हो गया था, तो महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। आसमानी बिजली गिरने से जो इसका भाग क्षतिग्रस्त हो गया था, वापस इसका मरम्मत कार्य करवाया था। तो ये तो हमने बात की विजय स्तंभ के बारे में, और इसी के अलग अलग नाम थे, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ या मूर्तियों का अजायब घर या विष्णु ध्वजगढ़ या भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। अब मैं बात करता हूं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की। उससे पहले ये ध्यान रखना कि विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ये दोनों ही चित्तौड़ दुर्ग में है, और कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि साहब विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति एक ही है, जबकि दोनों अलग अलग है। ये तो हमने देखा था विजय स्तंभ के बारे में। अब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पर आ जाते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये कीर्ति स्तंभ इसको भी बोलते हैं, और यहां जो इतिहास लिखा हुआ है, जो प्रशस्ति लिखी हुई है, उसको हम बोलते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से हमें राजस्थान की बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी भी मिलती है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में। ये जो मीनार है इसकी हाइट है लगभग 75 फीट, और कुछ जगह हमको देखने को मिलती है 75 से 80 फीट भी देखने को मिल जाती है। इसका निर्माण करवाया था एक जैन व्यापारी थे जीजा बघेरवाल, उन्होंने इसको बनवाया था। और जैनियों के आदिनाथ, जो जैनियों के तीर्थंकर हैं आदिनाथ जी, उनको समर्पित करते हुए ये मीनार, ये बिल्डिंग बनवाई गई थी। यहां पर जो प्रशस्ति लिखी हुई है, प्रशस्ति हम जानते हैं जहां पर इतिहास लेखन का कार्य होता है, कि राजस्थान में या राजस्थान का जो हमको इतिहास पता लगता है तो कुछ जगह शिलाओं पर लिखा होता है जिनको हम शिलालेख बोल देते हैं। तो अलग अलग जगह जो लेखन कार्य किया हुआ होता है, शिलाओं पर लिख दिया या कहीं प्रशस्ति लिख दी, तो उनसे ही हमको ऐतिहासिक जानकारियों, ऐतिहासिक घटनाओं का पता चलता है। तो यहां पर जो प्रशस्ति लिखी हुई है उसको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति हम बोलते हैं। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को लिखने का जो कार्य शुरू किया था वो थे अत्रि भट्ट, लेकिन अत्रि भट्ट इसको पूर्ण नहीं कर पाए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में इसको पूर्ण करने का जो कार्य किया था वो उनके पुत्र महेश भट्ट ने किया था। इस पॉइंट से रिलेटेड सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की शुरुआत किसने की थी और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किसने करवाया था। तो क्लियर है हमारे सामने
कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की शुरुआत तो किसने की थी? अत्रि भट्ट ने, और इसको कंप्लीट करने का, इसको पूर्ण करने का जो कार्य किया था वो उनके पुत्र थे महेश भट्ट। अब देखो यहां पर हमने विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति दोनों के बारे में चर्चा कर ली, और अब इसके बाद हम आ जाते हैं महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए जो प्रमुख, जो इंपॉर्टेंट जो दुर्ग हैं उन पर। तो सबसे पहले हम यहां ले लेते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग को। कुंभलगढ़ का ये जो दुर्ग है ये राजस्थान के राजसमंद जिले में आता है, ये राजसमंद जिले में। और इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने सन 1443 से और 1456 ईस्वी तक कराया था। वैसे एक किताब है राजस्थान का इतिहास, गोपीनाथ शर्मा की किताब है, वहां पर यह दिया हुआ है कि इस दुर्ग का निर्माण सन 1459 ईस्वी तक कराया गया था। इस दुर्ग के बारे में थोड़ी हम बात करें। एक तो देखिए महाराणा प्रताप जो थे उनका जन्म इसी दुर्ग में हुआ था और उनका बचपन भी इसी दुर्ग में बीता था। महाराणा प्रताप के जो पिता थे महाराणा उदय सिंह, उनका राज्याभिषेक भी यहीं पर हुआ था, कुंभलगढ़ के दुर्ग में। महाराणा उदय सिंह के जो बड़े भाई थे विक्रमादित्य, जब उनकी हत्या बनवीर ने कर दी थी तो यहां पर एक दासी थी पन्ना धाय, जिनको उदय सिंह की हम धाय बोलते हैं। उन्होंने महाराणा उदय सिंह को चित्तौड़ के दुर्ग से सुरक्षित निकालकर और यहां पर लेकर आ गई थी, वरना महाराणा उदय सिंह की भी हत्या हो जाती। वैसे ये जो सारा पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं ये अभी आना बाकी है, मेवाड़ रियासत के पार्ट में अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा ध्यान रखना कि मेवाड़ के इतिहास में हुए पृथ्वीराज सिसोदिया, और जिनको हम उड़ाना पृथ्वीराज के नाम से जानते हैं। तो उड़ाना पृथ्वीराज की भी यहां पर छतरी है, 12 खंभों की छतरी। ये सारी बातें जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं ना, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ और बातें हम चर्चा करते हैं। एक तो यहां पर इस दुर्ग की दीवार की जो लंबाई है वो है 35.8 किलोमीटर, या जिसको हम लगभग 36 किलोमीटर बोल सकते हैं। और इसकी दीवार की लंबाई से संबंधित सीधा सीधा सवाल पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम में था कि कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है। तो एग्जैक्ट तो अगर हम देखें तो कितनी है 35.8 किलोमीटर, और लगभग में अगर हम देखें तो कितनी है 36 किलोमीटर। इसकी दीवार की चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 4 घुड़सवार वहां चल सकते हैं। देखो इन सीधी सीधी बातों को रटना मत कि 4 घुड़सवार चल सकते हैं, इसका अर्थ निकालो। इसका अर्थ ये हुआ कि महाराणा कुंभा को अगर ये लगता, या उनके आने वाली पीढ़ियों को अगर ये लगता कि भैया कोई दुश्मन हम पर आक्रमण कर रहा है, तो वो इसकी दीवार पर ही इतनी सेना तैनात कर सकते थे कि उस दुश्मन के लिए पार पाना बहुत मुश्किल था। तो यहां 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि दीवार पर इतनी चौड़ाई है कि आप बहुत भारी सेना यहां पर तैनात कर सकते थे। इसके अलावा इस दुर्ग में महाराणा कुंभा जहां स्वयं रहते थे वो जगह थी कटारगढ़, और कटारगढ़ को देखकर एक व्यक्ति ने, जिनका नाम था अबुल फजल कौन थे? अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो उन्होंने जब कटारगढ़ को देखा तो ये कहा कि इसकी इतनी ऊंचाई है कटारगढ़ की कि इसको देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी नीचे गिर जाती है, सर से जो पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। कटारगढ़ में रहते हुए ही महाराणा कुंभा पूरे राज्य का संचालन करते थे और यहीं से पूरे राज्य की देखरेख करते थे। अब देखने का काम कौन करती है? आंखें। इसीलिए कटारगढ़ को हम कहते हैं मेवाड़ की आंख। इस दुर्ग के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम लेते हैं। देखो इस दुर्ग का जो पुराना नाम, प्राचीन नाम बताया जाता है वो बताया जाता है मच्छिंद्रपुर, और ये जानकारी हमको मिलती है मुआसिरे मुहम्मद शाही, यहां से पता चलता है इस दुर्ग का पुराना नाम। इसके अतिरिक्त देखो कुंभलगढ़ का ये जो दुर्ग है इसको पूर्ण रूप से महाराणा कुंभा ने नहीं बनाया। यहां पर पहले से बनाए हुए किसी महल के खंडहर थे और बाद में फिर महाराणा कुंभा ने यहां कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। वो जो इससे पहले खंडहर बने हुए थे उन महलों का निर्माण करवाया था एक शासक थे संप्रति, और वहां उनके बारे में हमको ऐतिहासिक साक्ष्यों के अभाव के कारण ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ये तो हो गया एक तो कुंभलगढ़। अब कुंभलगढ़ के बाद में हम बात करते हैं अचलगढ़ के दुर्ग की। अचलगढ़ का जो दुर्ग आता है वो आता है आबू में, और आबू कौन से जिले में है? राजस्थान के सिरोही जिले में है। देखो अचलगढ़ के दुर्ग से संबंधित कुछ बातें आप ध्यान रख लेना। एक तो यहां अचलगढ़ के दुर्ग में एक रानी का महल है, ओखा रानी का महल, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा यहां एक झील है जिसको कहा जाता है सावन भादो झील, वो इसी दुर्ग के अंदर बनी हुई है। वैसे सावन भादो इस नाम से संबंधित और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको जानना चाहिए। जैसे एक तो देशनोक, अगर आप जाएंगे करणी माता के मंदिर में, बीकानेर में है देशनोक करणी माता का मंदिर, जिनको हम चूहों की देवी बोलते हैं, तो वहां पर 2 कढ़ाइयां रखी हुई है, बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, उनको सावन भादो कहा जाता है। इसके अलावा भरतपुर के डीग में, भरतपुर जिले में आता है डीग का महल, उसका नाम भी है सावन भादो महल। और
कोटा जिले की एक परियोजना है, उसका नाम भी है सावन भादो। तो सावन भादो से संबंधित देखो कितनी बातें हो गई। सावन भादो झील हो गई अचलगढ़ में, सावन भादो कढ़ाइयां हो गई करणी माता के मंदिर में, सावन भादो परियोजना हो गई कोटा जिले की, और सावन भादो नामक महल हो गया डीग, भरतपुर के डीग में। इस दुर्ग के निर्माण के संबंध में ध्यान देना कि अचलगढ़ के दुर्ग का निर्माण तो परमार शासकों द्वारा कराया गया था, लेकिन इसका पुनः निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था। इसके अलावा अब अचलगढ़ के बाद हम चलते हैं बसंती दुर्ग या बसंतगढ़। देखो बसंती दुर्ग या बसंतगढ़ राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, और इस दुर्ग के अंदर महाराणा कुंभा ने भगवान विष्णु को निमित्त या भगवान विष्णु को समर्पित 7 जलाशयों का निर्माण कराया था, 7 तालाबों का निर्माण कराया था। इससे रिलेटेड सवाल भी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के किस दुर्ग में वह किस शासक द्वारा भगवान विष्णु को निमित्त या भगवान विष्णु को समर्पित 7 जलाशयों का निर्माण करवाया गया था। तो कौन सा दुर्ग हो गया? बसंती दुर्ग। इन दुर्गों के अतिरिक्त देखो एक तो भोमट का दुर्ग, ध्यान रखना भोमट का दुर्ग आता है राजस्थान के बाड़मेर में, और महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था भीलों पर नियंत्रण रखने के लिए। इसके अतिरिक्त एक है बैराट का दुर्ग, और यह दुर्ग आता है भीलवाड़ा जिले में। वैसे बैराट जो है वो राजस्थान के जयपुर जिले में भी आता है। बैराट एक जगह है, तहसील है, जबकि ये जो बैराट है ये भीलवाड़ा जिले में है। और यहां इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था, बैराट का दुर्ग, जो कि मेरों पर नियंत्रण करने के लिए किया था। इसके अलावा मंदिर भी आप ध्यान रखना कि चित्तौड़ के दुर्ग में अगर आप जाएंगे तो वहां आपको श्री श्याम मंदिर मिलेगा। उसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, लेकिन वर्तमान में उस मंदिर को मीरा मंदिर के नाम से जानते हैं। तो यहां पर देखिए हमने महाराणा कुंभा से संबंधित एक तो युद्ध और संधियों के बारे में बात की, दूसरा हमने स्थापत्य कला के बारे में बात की। अभी महाराणा कुंभा के बारे में संस्कृति के क्षेत्र से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करना बाकी है, उनके बारे में पढ़ना बाकी है। और संस्कृति का जो क्षेत्र है महाराणा कुंभा से संबंधित वो काफी विस्तृत है, काफी व्यापक है, बहुत बड़ा है, पढ़ने के लिए भी वहां पर बहुत कुछ है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहां अगर इसी वीडियो में मैं सांस्कृतिक क्षेत्र को भी अगर सम्मिलित कर लेता हूं तो ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, फिर मुझे एडिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए यहां पर इस वीडियो में यानी मेवाड़ रियासत के पार्ट 5 में हमने युद्ध और स्थापत्य कला के संबंध में देखा। संस्कृति के क्षेत्र में मेवाड़ रियासत के पार्ट 6 में मैं अपलोड कर दूंगा, जो आपको आज या कल जल्दी ही मिल जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।